सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाज़रीन, आज व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की बाज़ाब्ता मुलाकात होने जा रही है। इससे कबल अमरीका में ही अरब इस्लामी ममालिक की मीटिंग में दोनों रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात हो चुकी है और ये एक ऐसे वक्त में मुलाकात होने जा रही है जब UNGA का 80th सेशन वहाँ पर जारी है। हमने देखा कि पाक भारत जंग जो हालिया हुई, उस जंग बंदी के वक्त सदर ट्रंप ने कहा था कि जो मुल्क इनकी बात नहीं मानेगा, यानी जंग बंदी नहीं करेगा, वो उससे तिजारत पर बात नहीं करेंगे। इसी तनाजुर में पाकिस्तानी क़यादत की सदर ट्रंप से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। हत्ता कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी सदर ट्रंप से मिल चुके हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इंडिया ने बारहा जो डील ब्रेक की थी, जो सीज़ फायर करवाई गई थी, मीडिएशन करवाई गई थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनके दावों को बार बार ना सिर्फ झुटलाया बल्कि उस पर तनकीद भी इंडिया से सामने आई। उसके बाद हमने देखा रिएक्शन US प्रेसिडेंट का सामने आया और इंडिया को सख्त टैरिफ का सामना है। ऐसे में आज की जो मुलाकात है वो तिजारत, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखती है, जिस पर दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। अब इन मुलाकात में हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि क्या मौजूद हैं, किन किन चीज़ों पे हम देख सकते हैं कि पेशरफ्त हो सकती है और ख़ास तौर पे जो हमारी ट्रेडिंग टाइज़ हैं वो कितनी बेहतर हो सकती हैं। इस एंगल पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। उनसे भी ग्लोबली जो अफेयर्स हैं उन पर बात करेंगे। पहले मैं एहतशाम साहब आपकी जानिब आती हूँ और मैं ये जानना चाहूँगी, एक तो हमारा फोकस आज किन चीज़ों पे होगा, ख़ास तौर पे इकोनॉमी को लेके, क्योंकि मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से US ने अपना इंटरेस्ट शो करवाया था। तो आप समझते हैं कि आज की मीटिंग में कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए आमना, बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ ख़बर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखें, एक वक्त था, आपको याद होगा 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, बल्कि आपको याद होगा उनके आने के तकरीबन 15-20 दिन के दौरान ही उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त बयान दिया था कि जी हमने $20 बिलियन पाकिस्तान को दिया और हमें इन रिटर्न में गॉट लाइज एंड डिसीट्स। लेकिन उसके बाद से अब देखें जिस तरीके से ताल्लुकात इतनी तेज़ी के साथ हमारे, मेरा ख्याल है चंद एक मुल्क हैं जिनके साथ ताल्लुकात अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए बेहतर हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखें, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ चीज़ें बाय डिज़ाइन हुई हैं। हम ना देखें अभी जिस तरीके से 4 वाक़यात के बाद आप तनाज़र देखें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, ईरान और इज़राइल की जंग होती है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ जाते हैं, उनसे क्या बात होती है, किस तरह कहा जाता है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, वो सारी बातें उनके साथ होती हैं। उसके बाद मार्का हक है, फिर आपने देखा जिस तरह पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को साबित करके दिखाया कि अपने 5 गुना दुश्मन को भी वो दांत खट्टे कर सकता है उसके, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये गज़ा की लड़ाई जो चल रही है, फिर कतर पे हमला हुआ और कतर के हमले के बाद पाकिस्तान और अमेरिका, सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस का बड़ा, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए एक माहदा होता है। उस सारे तनाज़र में देखा जाए तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे ज़राए, सफारती ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान जितना आज रेलेवेंट है, जितना पाकिस्तान को कहा जा रहा है पाकिस्तान का प्रोफाइल बढ़ चुका है, हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ख़ास तौर पे चाहते हैं कि रीजन और रीजन के बियॉन्ड ग्लोबल सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। मिडिल ईस्ट भी इसी में, सेंट्रल एशिया भी और साउथ एशिया भी, और उसके आगे भी वो कहते हैं जो बात होगी पाकिस्तान से मशवरा किया जाएगा, बात की जाएगी। तो देखें, हम ना बड़े वाज़े तौर पे सफारती ज़राए मुझे बता रहे थे कि हमने हिंदुस्तान को बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को जिस तरह परसू कर रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। और ये कि जिस तरह हम तल्लुकात को बेहतर करेंगे सफारती सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे, डिफेंस सतह पे, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ तल्लुकात जो इम्प्रूव कर रहा है, पाकिस्तान के साथ एक अरसे के साथ चाइना के तल्लुकात हैं, हमें उन पर एतराज़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के चाइना के साथ तल्लुकात उस्तवार करने पे, ख़ास तौर पे जो टैरिफ का मामला ख़राब हुआ तो फिर अमेरिका अपने को छोड़ के तो हिंदुस्तान ने ECO की तरफ गए, रशिया और चाइना के साथ लीडरों से मुलाकात की, इस पर उनको बड़ा एतराज़ है। तो हमें जो आप पूछ रहे हैं, हमने बुनियादी तौर पर तो
एक तो ये है कि ग्रेटर रोल पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी जो बातें हो रही हैं, एक इस्लामिक फ़ौज तरतीब भी जाएगी लेड बाई पाकिस्तान, वहाँ कंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में, सिक्योरिटी के मामलात में पाकिस्तान जो है ना उसको देखेगा। और इस हवाले से मेरी इत्तला ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात वहाँ पे न्यूयॉर्क में 7 ममालिक के सरबराहों से, इस्लामी ममालिक से हुई है, उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के रोल को सराहा है और वो भी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा के लिए क्या कर सकता है। एक तो ये अहमियत होगी उस तनाज़र में, ये अपना शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को देखा जाए। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं हम ना वो इकनॉमिक सतह पे हैं। देखें 2022 के सैलाबों के में $30 बिलियन का नुकसान हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। फिर हमारे जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं IMF के कॉन्टेक्स्ट में, मुतालबात हैं, वो अपनी जगह है। हमें जो चाहिए कि हमें मार्केट एक्सेस ज़्यादा चाहिए, हमें बेहतर 18% के करीब टैरिफ मिला, हिंदुस्तान को 60%, उस पर वो नाराज़ हैं। वो हमें कहा जा रहा है कि जी मार्केट एक्सेस आपको और भी दी जाती है। पहले कहा जाता था काउंटर टेररिज्म पे बात होगी, अब वो कहते हैं नहीं, ये एक बड़ा स्फीयर ऑफ जो है ना अपना लाइफ जो पूरा का पूरा उसमें कवर होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मिनरल, एग्रीकल्चर, हर मामले में जो है हम आपका सपोर्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की रेमिटेंस बढ़ाने के वाले से अमेरिका की, और फिर दूसरा है कि हम कितनी मार्केट एक्सेस ज़्यादा हासिल कर सकते हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के इशूज़ हमारे हल हो सके। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेस्ट में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये भी कहा जा रहा है फील्ड मार्शल भी वहाँ मौजूद होंगे। तो ये दोनों पॉलिटिकल सतह पे, इकोनॉमिक सतह पे भी मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अहम मीटिंग है और लगता है कि इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जी इंशाल्लाह। हारिस साहब, आपकी जानिब आती हूँ, पाकिस्तान के लिए एक तो इस मीटिंग से हमारी तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, दूसरा ये कि रियलिस्टिकली, और दूसरा ये कि ग्लोबल जो अब इस वक्त मैटर्स चल रहे हैं, पाकिस्तान का सऊदीया के साथ जो एक पैक्ट हुआ है और जो सारे हालिया इवेंट्स हुए हैं, दुनिया जिस तरह से अब पाकिस्तान को देख रही है, तो पाकिस्तान किस हद तक उसका डिफरेंट क्रिएट कर सकता है, उसका जो स्टांस होगा इस मीटिंग के बाद भी और जो UNGA का जो सेशन है उसमें भी। देखिए आमना, बात यह है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इमर्ज इस रीजन के अंदर एज ए रीजनल स्टेबलाइजर, और इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। और ये अमेरिकन ने और यूरोप ने, बल्कि पूरी दुनिया ने मिडल ईस्ट में रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज़िम्मेदार, मैच्योर जो है वो न्यूक्लियर मुल्क है और बहुत हार्डन्ड, बेटर हार्डन्ड और प्रोफेशनल फौज है, जिन्होंने इंडिया को 6 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। उसके बाद फील्ड मार्शल ज़ाहिर है कि जिस तरीके से उनकी अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी रही, उसमें बड़ी कामयाबी से उन्होंने अमेरिका को ब्रीफ किया, और अमेरिकन को ब्रीफ करने के बाद फ़ायदा ये होगा उन्होंने BLA और मंजीत ब्रिगेड को एक उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। अब जब ये मीटिंग हो रही है, ख़ास तौर पे जब सऊदी अरब से पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, ये को देखते हुए, पाकिस्तान के अगले रोल को देखते हुए, पाकिस्तान में ट्रेड करते हुए, ये चीज़ों में पाकिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई। ख़ास तौर पर जो इजराइल ईरान वॉर थी, उसमें भी अमेरिकन को बहुत ब्रीफ किया और उनको कन्विंस किया कि कैसे कर रहे हैं आपने, यू हैव टू मेंटेन बैलेंस, और उसके लिहाज से बड़ा फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान ने अपना होमवर्क किया होगा। एक ज़ाहिर है कि आप ट्रेड की तो बात करेंगी, लेकिन जो अदर मसाइल पाकिस्तान के हैं, आई एम श्योर उसमें बात की होगी, गज़ा की ज़रूर बात की होगी, दोबारा बात करेंगे कि इसका हल किया। देखें, बात जितने ममालिक रिकगनाइज कर रहे हैं उसमें गज़ा के मजलूम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जंग बंदी होनी चाहिए, सीज फायर होगी तो फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है तमाम 8 मुल्कों को कि जी इसराइल के जो कैदी वापस करें, तो वो तो तैयार बैठे हैं वापस करें, लेकिन करें तो उसके बाद जंग बंदी हो ताकि पैलेस्टीनियंस के भी हो और उनके भी हो। नंबर 2 कि पाकिस्तान को ज़रूर बात करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है, जो इंडिया प्रॉक्सीज यूज़ कर रहा है, पेट्रोल फॉरेज, पेट्रोल हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड तो उन्होंने कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन और जो जिस तरीके से अफगानिस्तान से हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और अटैक किए जा रहे हैं, ये बात ज़रूर किया जाएगा कि पाकिस्तान के इंडिया को अमेरिकन कंट्रोल करें। इंडिया इज डूइंग अ ग्लोबल टेररिज्म। कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, बरतानिया में देखें, पाकिस्तान के 20 कैदी हमारे फौज सिविल शहीद की हैं, ऑस्ट्रेलिया का की हैं। तो ये चीज़ें वो ज़रूर डिस्कस की जाएंगी कि व्हाट पाकिस्तान एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। अफगानिस्तान इशू पे भी किस हद तक US ऑफर कर सकता है मदद, या क्या कर सकता है? जी जी, देखिए अफगानिस्तान यही बात है कि आपने $50 का वेपन हमें छोड़ के गए हैं, और जो वहाँ से हो रहा है, उन्होंने एग्रीमेंट आपसे किया था कि 2 में कि जी आप सर्द में इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे, तो क्यों हो रही है?
वहाँ पर एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट होनी चाहिए, पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। आप उनको पैसा भी दे रहे हैं, वेपन एवरीथिंग छोड़ रहे हैं, उनको तो परवाह नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनको स्ट्रिंग खींचे ताकि कंट्रोल में। और इंडिया को वहाँ जो कर रहा है वो बताया जाए। बैकग्राउंड जो एयर बेस है मेरे ख्याल में उसकी जरूर बात करेंगे। दे माइट कार्ड यदि पाकिस्तान में सिस्टम करें, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये तालिबान इज इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, ये उनकी अपनी शवाबदीद है, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया जी हम तो किसी को नहीं आने देंगे। फर्क पड़ा जी ये पड़ेगा अगर वहाँ अमेरिकन आते हैं। देखिए सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट बिल्कुल सबको इफेक्ट होगा। तो ये चाइना को बहुत एतराज़ होगा, ज़ाहिर है कि जिनजियांग प्रोविंस के साथ ही उनके न्यूक्लियर वहाँ पर इंस्टॉलेशन है, उसकी बात है, ये ज़रूर बात की जाएगी। पाकिस्तान ट्रेड की बात करेगा, पाकिस्तान मस्ट टॉक टू देम अबाउट हमारे स्टूडेंट वीज़ा के लोग जितने पढ़ने जाएँ कि जो वापस आए, माइन मिनरल्स उसको एक्सपेडाइट करें। वी वांट कि उसके लिए एक्सप्लोरेशन हो और इंडस्ट्री वहाँ पर लगी। जहाँ बलूचिस्तान में जो गोल्ड निकले, कॉपर निकले, लिथियम निकले, व्हाटएवर इट इज, वहाँ इंडस्ट्री निकले, फिनिश फ्रूट वहाँ से निकल के और वो जाए दुनिया की मार्केट में, बजाय रॉ मटेरियल चले जाते तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सारी बातें आई एम श्योर के बाद की जाएंगी और वो ही लिसन्स नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर बल्कि ज़्यादा वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सुनते हैं। आई विश कि वो इस मीटिंग में साथ 1-to-1 हों ताकि वो ज़्यादा मशवरा दे सकें इन चीज़ों के ऊपर जो वो पहले ही वो डिस्कस करके काफ़ी सॉफ्ट कर चुके हैं उनकी सोच को। और इंडिया का बताएं कि इंडिया किस तरीके से इस रीजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक देर की जब क्रेडिट फॉर ईरान, उन्होंने बांग्लादेश के लिए क्या किया। आरिफ साहब दो इश्यूज हैं, आरिफ साहब दो बड़े इंटरेस्टिंग इशू हैं। एक तो जिनका आपने जिक्र किया BLA और मजीद ब्रिगेड, इनको जिस तरह दहशतगर्द करार दिया अमेरिका ने, अब पाकिस्तान ये चाह रहा है यूनाइटेड नेशन भी इसको डिक्लेयर करे, तो वहाँ पे हिंदुस्तान लॉबिंग कर रहा है कि ऐसा ना हो। इत्तलात ये हैं कि अमेरिकी कह रहे हैं कि भाई हमने तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कर दिया, हम कैसे जाके अपोज करें अगर UN में होता है, एक। और दूसरा ये माइन एंड मिडल के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। और गोल्ड और दूसरी कंपनियां उन्होंने कहा है कि जी आ जाएं, 50% शेयर आप ले लें, आगे करें। सऊदीज़ भी 20% शेयर ले रहे हैं वहाँ पे। तो सवाल इस वक्त ये कि कितनी तेज़ी के साथ ये काम होगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो ताकि इसके फ्रूट जो है ना, जो कंपनी आएगी इन्वेस्ट करेगी उसे भी मिले और पाकिस्तान को भी मिले। असल मसला है ब्रिगेड साहब कि ये काम कितनी तेज़ी के साथ हो सकता है। जी देखें, यही मीटिंग में बात जो फील्ड मार्शल भी अगर हों और प्राइम मिनिस्टर भी हो तो यही बात की जाएगी कि वी वांट रिजल्ट। और ज़ाहिर है कि टेक 4-5 साल लगते हैं इस काम को एक्सप्लोर करने में, डिगिंग करने में, निकालने में। तो वो इसलिए जितना जल्दी काम शुरू होगा। और जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने एक ऑफशोर भी ड्रिलिंग का, वहाँ भी ऑयल है और उसके बाद आपका ऑयल बलूचिस्तान में भी और माइनिंग तमाम चीज़ों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव। आई एम श्योर कि जब वो जा रहे हैं फॉरेन ऑफिस ने, फिर आपके जो एनर्जी के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, फिर हुकूमत डिफेंस मिनिस्ट्री अपने प्रॉपर पेपर तैयार किए होंगे और उसके फिर 1-2 पेजर तैयार किए होंगे जो कि उनको दे के भी आ सकते हैं कि दिस व्हाट वी वांटेड। तो उस कॉन्टेस्ट में बड़ी अच्छी डिटेल होनी चाहिए कि एक 2-2 पेज के पेजर तक दिए भी जाएंगे कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स और उसके लिए भी उसका उनका नया इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए। हमें इस वक्त जिस तरह हमें लीड रोल मिला हुआ है, हमें इस तरह तमाम चीज़ों की बात करनी चाहिए, खास तौर पे अरब की जो बात है। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा हम तजिया एहतशाम साहब ने भी दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो IMF के साथ भी पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात आज शुरू हो चुके हैं उस पर क्या अपडेट्स हैं, क्या मामला चल रहे हैं, किस हद तक पाकिस्तान जो है उसको रिलीफ मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और IMF वफ्द में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर टेक्निकल इस वक्त मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और आज हमने देखा कि FBR की जो टैक्स टीम है उन्होंने ब्रीफ भी किया कि किस तरह से टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, इस पर कानूनी तौर पर क्या मामलात किए जा रहे हैं, कानून साजी के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया। और साथ ही साथ वजारत ख़जाना के हुकाम से भी मुलाकात आज की इस मीटिंग में हुई। अभी ब्रीफ किया जा रहा है और किन किन चीज़ों पे हमें रिलीफ मिल सकता है इस पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जायज़े से पहले IMF की 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद हो चुका है और 27 सितंबर 2024 को पाकिस्तान को $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख वसूल हुए थे, जबकि 14 मई 2025 को एक और किस्त की मद में $1 अरब 2 करोड़ 30 लाख पाकिस्तान मुंतकिल किए गए थे।
उधर जो हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में UNGA का 80th सेशन जारी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की और वज़ीर आज़म ने IMF के जायज़े में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया जो फ्लड है उसके असरात को शामिल करने का मुतालबा भी किया है। अब इस पर क्या ये जो रिव्यू मिशन है वो किस हद तक रिलीफ दे सकता है, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको किस तरह से हमारे जो एनालिस्ट हैं वो एनालाइज करेंगे। इसी पर बात करने के लिए इत्शाम साहब के साथ हमें नईम कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, इकोनॉमी एक्सपर्ट भी और मुख्तलिफ मामलों पर अपना तज्जिया पेश करते हैं। थैंक यू सो मच नईम साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी जानिब आऊँगी, कितना क्रिटिकल ये जो हम देख रहे हैं सेशन चलेगा और मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं, FBR के अहदाफ भी आपके सामने ही हैं, जिस तरह से वो अचीव नहीं कर पाया, शॉर्टफॉल वहाँ पे भी है। और आज लेकिन FBR की जो टैक्स टीम है उन्होंने ब्रीफ भी किया है कि क्या इस पर पेशरफ्त की जा रही है, कानून साजी किस तरह से की जा रही है टैक्स नेट बढ़ाने के लिए। फर्दर आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं पाकिस्तानी इस वक्त हुकूमत को सामने जो दरपेश हैं, जो जिस पे हम देख सकते हैं कि IMF कुछ रियायत भी दे सकता है? जी बहुत शुक्रिया आमना। देखिए ये हकीकतन बड़ा क्रूशल वक्त है। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि 1 साल गुजर चुका है और अभी इस 1 साल में जो है वो हमें एक नई किस्म मिलने वाली है। जायज़ा मिशन आ जा रहा है जो हफ्ते का क़याम करेगा और जो हमारी ये रवा जो सहमाई है इसका भी तज़किया किया जाएगा। देखिए वज़ीर आज़म साहब की न्यूयॉर्क में जो मुलाकातें हुई हैं, वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं उनसे हुई है, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने जाहिर है कि उनसे सारी सूरत हाल को डिस्कस किया है, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके हवाले से भी जाहिर है कि गुफ्तगू उसमें शामिल है। और वज़ीर आज़म साहब ने दरख्वास्त भी की है, मुतालबा कह लीजिए, दरख्वास्त कह लीजिए कि जो पाकिस्तान के महसूलात के टारगेट्स हैं उनमें उन्होंने नरमी का मुतालबा किया है। जो सूबों ने सरप्लस करना है, जाहिर है कि सैलाब के नुकसानात के असरात जो है वो सूबों पर भी होंगे और फिर जो उनके कैश सरप्लस के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, दीगर टैक्स के मामलात हैं, उसमें भी कुछ नरमी का तकाजा जो है वो वज़ीर आज़म ने किया है। और यकीनी तौर पे मुझे यकीन है कि इन हालात में IMF भी जो है कुछ ना कुछ रियायत देने पे राज़ी हो जाएगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा उनकी MD ने कि जो नुकसानात हैं सैलाब के उसका एक बहुत मुनासिब जो है वो तखमीना होना चाहिए और हमें हमेशा की तरह इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही तखमीना लगाते हैं और उस हवाले से जो है फिर आगे मुस्तक़बिल में उसका काम भी करते हैं। तो एक चीज़ तो ये देखने की है, वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी जो है वो मुलाकात की है, लेकिन ये मुलाकातें तो अपनी जगह है, लेकिन मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1 साल में अपने महसूलात के टारगेट किसी हद तक मुकम्मल किए हैं और मुकम्मल हो भी जाएंगे, लेकिन जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो हम हल नहीं कर पा रहे हैं, या वो तमाम स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो हमारे लॉस का सबब है उनकी निजकारी का जो मामला है वो हम नहीं कर पाए अब तक, उसमें हम नाकाम हैं। हर चंद के IMF उस पर बात ज़रूर करेगा, लेकिन जो महसूलात पे जो सख्ती IMF की तरफ से होती है वो तो हमारे साथ नहीं होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ट्रांच पे इतना मसला नहीं बनेगा, हो तो जाएगा, लेकिन एक तो ये कि हम निजकारी करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। दूसरा यह है कि मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं हमारे, जिन इदारों के कवायद और ज़वाबित की तब्दीली का IMF मुतालबा करता आ रहा है, उसमें भी जो है वो हमारी यहाँ पेशरफ्त नहीं हो सकी है। आपको याद होगा कि IMF की तरफ से जो हमारी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर की पोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, इनके बारे में कहा गया था कि इनके कवायद और ज़वाबित में तब्दीलियों की शदीद ज़रूरत है गुड गवर्नेंस के लिए। इसी तरह जो है वो नेशनल बैंक के लिए भी कहा गया था, पाकिस्तान रेलवे के लिए भी कहा गया था, वापडा के लिए भी कहा गया था। ये 10 बड़े इदारे थे जिनके लिए कहा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें जो है कोई पेशरफ्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से आपको याद होगा कि एक डेलीगेशन आया था जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की थी। तो मुख्तलिफ इस्लाहात का जो मामला है वो हम नहीं कर पा रहे, उसमें हमारी बिल हमें नजर नहीं आ रही, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरी बात यह है, एक अहम बात जो बहुत परेशान कुन है वो ये है कि हुकूमत जो है वो बेतहाशा कर्जे ले रही है। हमारा मजमूई कर्जा 80,000 अरब रुपए से भी जो है वो ज्यादा हो गया है, और आप देखिए कि पिछले 2 महीने में 391 अरब रुपए का जो है वो हुकूमत ने जो है कर्जा दिया है। जुलाई में जो है वो 198 अरब का कर्ज लिया और अगस्त में 192 का कर्ज लिया है।
ये बड़ी मतलब ये कि परेशान कुन बात है। फिर आपने देखा कि जो आईपीपीज को हमने जो पैसे देने हैं उसके लिए जो है जो सर्कुलर डेट है उसको पूरा करने के लिए भी 1275 अरब रुपए का कर्जा जो वो बैंकों से मांगा जा रहा है और जो बिलों में लग के हम पर आएगा, अवाम पर आएगा और अवाम को वो पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो ये जो हुकूमत की टेंडेंसी है बेतहाशा कर्जे लेने की, ये मैं समझता हूँ कि मईशत के इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगी चीजें अगर हमने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया कि क्या हमने सिर्फ मईशत के लिए कर्जे ही हासिल करने तो आखिर इनकी अदायगी भी करनी है। तो ये बड़े मसाइल हैं जी। इत्तेशाम साहब, किन किन चीज़ों पे आईएमएफ को ज़्यादा कंसर्न हो सकता है? जिस तरह से अभी डेट के हवाले से भी नईम साहब भी बात कर रहे थे, इस पे किस हद तक कंसर्न होगा? और दूसरा ये कि जो आज मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें हमने देखा कि एफबीआर की टैक्स टीम भी मौजूद थी, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है उस पर भी उन्होंने ब्रीफ किया। तो कन्विंस किन चीज़ों पर हम कर सकते हैं, किन चीज़ों पर रिलीफ मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पर क्या आएगा? देखिए, हम ना 2 हफ्ते का दौरा है IMF के बस का। टेक्निकल मुज़ाकरात पहले होंगे जैसा आप बता रहे हैं, फिर पॉलिसी डिस्कशन होगी, उसके बाद $1 बिलियन की तीसरी किस्त जो है ना वो मिलने की तवक्को है। साथ साथ $1.4 बिलियन का जो क्लाइमेट चेंज का कर्जा IMF की तरफ से भी उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि सब्सटैंशियल फंडिंग उसमें से अब आ सकती है सैलाबों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए। देखिए, हम ना एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हो गई है, गलत या सही तो आप छोड़ देते हैं, जब आपको मामला चलाने हो तो आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। बनाई तौर पे तो गलत है। 54 अरब रुपया रोज़ाना के हिसाब से कर्जा लिया जा रहा है, 54 अरब रुपया। अब सवाल ये है कि कहाँ जाके ब्रेक लगेगी। फौरी तौर पे तो एक अच्छी चीज़ है कि जो IMF का बहुत बड़ा कंसर्न था, शर्त थी कि भी आपका ये गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जो आपका गैस का और बिजली का है ये ओवर 5 ट्रिलियन का हो चुका है। तो उस हवाले से 18 बैंकों के साथ कल जो मायदा हो गया 1.2 ट्रिलियन वहाँ से पैसा लिया जाएगा, तो बड़ी हद तक IMF की ये शर्त पूरी हो जाएगी कि जो कह रहे थे कि जी गर्दिश कर्जा आप कैसे कम करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे तो आपके इश्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा, हमने ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो रिफ़ॉर्म, वो बुनियादी स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म के बारे में बार बार कह रहे हैं। IMF FBR के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, स्टेट कॉरपोरेशन के हवाले से और स्टेट बैंक के हवाले से जो है वो पूरी नहीं हो रही, उस पर उनके तराज़ अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 7 क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं पाकिस्तान उसको मीट कर रहा है, ये वहाँ से खबरें आ रही हैं। दूसरा ये कि अजय बंगा से भी मुलाकात हुई वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से, वो जो $40 बिलियन की 20 साल की पाकिस्तान को मदद मिलनी है उसके हवाले से खबरें हैं कि वो भी कह रहे हैं कि इसको हम एक्सेलरेट करेंगे। अब अहम सवाल ये कि हमारे पार्ट पे हमें जो करना है, लेकिन एक फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम नहीं किया जा रहा। हम ना देखिए, आप जब बेतहाशा कर्ज़े लेंगे और कर्ज़े इसलिए लेंगे कि आपने कंजम्पशन के लिए लेने हैं, आपने अपने लोगों को, सियासी लोगों को नवाजना है, आपने ब्यूरोक्रेसी को नवाजना है और आप लोगों के दफ्तर, एक बंदा जाता है बेहतरीन दफ्तर छोड़ के किसी इदारे का MD, वो कहता है जी नहीं इसको दोबारा से करें, और पता चलता जी 40-50 लाख रुपया उनके अपने ऑफिस के ऊपर लग गया। तो ये इस तरह की चीज़ें डिक्लेरेशन वाली जो शर्त है उस पर भी प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों के बाद। वो तो हम ना उस पर तो उनकी सुई अटकी हुई है। मैं आपको बताऊँ, ये मेरी इतला है कि इस पर उन्होंने कहा है कि जिसको कहते हैं ना, उन्होंने ज़िद लगा ली है कि भी हमने बार बार आपको कहा कि ये ग्रेट, ये 17 से 22 के लोग हैं, ये अपनी दौलत अपने साथ से क्यों नहीं ज़ाहिर करते। आपने इन प्रिंसिपल एग्री किया है, आपने बाकायदा एक लॉ बना दिया हुकूमत पाकिस्तान का, तो इसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे? असल में जिन्होंने आमना इम्प्लीमेंट करना है ना, वो लोग यही हैं। तो जाहिर है वो अगर अपोज करेगी तो कैसे चीज़ें चलेंगी। हुकूमत तो ख़ुद जिसको कहते हैं हाथ बंधे हुए हैं, छोटी सी छोटी बात के लिए जब वो ब्यूरोक्रेसी के पास जाते हैं कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस बंदे को लगाया जाता है वो अपने प्रोफेशन में या अपने फील्ड का माहिर नहीं होता। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, एक बैंकर को दी हुई है, लोग तो एतराज़ करते हैं कि जी नहीं ये तो इकोनॉमिस्ट लगना चाहिए। इस तरह बहुत से हवालों से आप देख लें, जितने इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके जो वज़ीर लगाए जाते हैं, उनसे आप बैठ के बात करें, उन्हें ABC का नहीं पता होता इकोनॉमी का, लेकिन वो बिठा दिए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इतना इंपॉर्टेंट एक मिनिस्ट्री है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये अहम समझी जाती है। हमारे यहाँ इसको सबसे जिसको माजरत के साथ समझते हैं कि किसी को एक आम आदमी जो जिसको खाता पूरी करनी है उसको ये वजारत दे दी जाती है। शहरी रहमान ने माशाल्लाह इस पे बड़ा काम किया था। उसके बाद हम देख लें कि इस पे कोई काम नहीं हो रहा। असल मसला इस वक्त IMF का जो पाकिस्तान के साथ आएगा ना, हमने एक तो ये है कि रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। 14 ट्रिलियन में से 300 का तो बड़ा बिलियन रुपीज़ का तो वाजे जो है ना रेवेन्यू शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। दूसरा, एनर्जी सेक्टर बिगेस्ट होल है, इसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जी आप ये जिनकोज और डिस्कोज को प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं करते। आप ये बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है ना आप सालाना खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर और ज़ाया कर रहे हैं, तो इनको आप प्राइवेटाइज़ करें।
PIA की प्राइवेटाइजेशन रुकी, अब कहा जा रहा है जी इस साल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो प्लान आगे चलेगा, बाकी जो उनके लिए रास्ता साफ होगा। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपका भी। नईम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं वादी कश्मीर के बाद। अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर रीजन का इलाका लद्दाख भी भारतीय हुकूमत के कंट्रोल से निकल रहा है। लेह में पुरतशद्दुद एहतजाज शिद्दत सिविल नाफरमानी की तहरीक बन गया है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने BJP के दफातर, पुलिस चौकियों और फोर्सेस की गाड़ियों को आग लगा दी है। झड़पों में 5 भारतीय फौजी मारे गए, जबकि फोर्सेस की फायरिंग से मुजाहिरीन की हलाकत की भी खबरें हैं। 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी सिविल नाफरमानी तहरीक की क़यादत कर रही है। हालात काबू से बाहर होने पर लेह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इन मुजाहिरों की हिमायत की है। लद्दाख में अवाम मुसलसल रियासती दर्जा, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात और छठे शेड्यूल के नफाज का मुतालबा कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में नाज़रीन हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि UN का जो 80th सेशन है UN जनरल असम्बली का, वो जारी है और OIC की कश्मीर कमेटी भी मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी बरादरी के सामने कश्मीर का मुकदमा मौसर अंदाज से पेश कर सकते हैं। अब सारी सिचुएशन, एक तो वहाँ के हालात क्या हैं इस वक्त, वजह क्या वहाँ पर बन रही है, और इसके साथ साथ कैसे इन हालात से निपटा जाएगा, मोदी हुकूमत क्या करेगी, उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, सारे मामलों पर तज्जिया लेते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान और सीनियर तज्जियाकार। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अब्दुल्ला साहब, ये कहिएगा कि एक तो मैं वहाँ के हालात के हवाले से जानना चाहूँगी कि क्या वजह बनी कि अब हम वहाँ पर भी देख रहे हैं कि तहरीक जो है, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये भी हाथ से हो जाएगी, निकल जाएगी, ये जो इस वक्त सारे सूरत हाल वहाँ पर बन रही है? और क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं वहाँ से कि BJP के दफातर पर भी हमला आवर हुए हैं वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन में बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये बावर करवाते रहे हैं कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। जब तक यहाँ पर आप करते रहेंगे, मामला ठीक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमेशा जंगें होती रहेंगी। इस बुनियाद पर इंडिया इसको बुनियाद बनाकर हमसे लड़ाई भी करेगा, खित्ते में भी ये आग फैलेगी। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकती है UNGA के सेशन में, हालात को भी देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि लद्दाख है क्या। बुनियादी तौर पे कश्मीर के जो 3 हिस्से हैं, जिसके अंदर कश्मीर है, जम्मू है और वादी लद्दाख है। कश्मीर में मुसलमानों की मेजॉरिटी है और इंडिया के मुताबिक जम्मू में और लद्दाख में मुसलमान जो है वो 40% हैं। अब लद्दाख जो है उसका बॉर्डर चाइना के साथ 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। और आपको मालूम है कि 2020 के अंदर एक झड़प हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा जो भारतीय फौजी थे वो फिस्ट फाइटिंग के अंदर, यानी कि मुक्काबाजी के अंदर जो है वो जहन्नम वासिल हुए थे चीन के हाथों। और चीन ने जो है वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उन्होंने बनाई हुई है। और चीन एक काफ़ी हद तक जो है लद्दाख में जो है वो चला गया है। अब यहाँ के जो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसे आदमी इस सारी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं जिनका नाम जो है वो सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक जो है उनके ऊपर भारत की एक मशहूर जमाना फिल्म जो है वो 3 इडियट्स भी बन चुकी है। अच्छा। और उसी की वजह से वो एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो एक बड़े ही पढ़े लिखे इंसान हैं। और वो सिर्फ आज से नहीं बल्कि सन 2019 से, जब से कश्मीर का स्टेटस खत्म किया गया और उनसे बुनियादी हकूक लिए गए, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो लद्दाख के अंदर ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप हैरान होंगी ये सुन के कि पूरे भारत में जो इस टाइम पे लिटरेसी रेट है उससे 17%, यानी कि ये 97% लिटरेसी रेट है यहाँ लद्दाख का। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हालिया जो सर्वे हुआ इंडिया के अंदर, उससे पता चला कि नौजवानों को, क्योंकि उनका तमाम स्टेटस जो था वो ले लिया गया और जिस 6 के शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं उसके जरिए उनको जो जॉब्स थी, जो कुछ है, जो उनका एक आईनी हकूक थे, वो तमाम के तमाम लद्दाख में सल्ब कर लिए गए। कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ उनका एक स्टेटस दिया गया जिससे वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 5 सालों में, 6 सालों में इनका जो जॉबलेसनेस थी वो तकरीबन 26.7% पे जा पहुंची, जिसने जो है मल्टीपल टाइम्स, जिसके अंदर सोनम वांगचुक और
उनके साथी जो थे उन्होंने इसके ऊपर हंगर स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किए, मार्च किए। और लद्दाख का जो दारुल खिलाफा है ले, उसके अंदर जाके जो है वो उन्होंने जब पीसफुल प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे तो उसके ऊपर जब मामलात नहीं बने तो उन्होंने जाके बीजेपी का जो हेडक्वार्टर था, यानी कि लद्दाख का जो उनका मेन दफ्तर था नरेंद्र मोदी का, उसके सामने एहतजाज किया, जिसके ऊपर पुलिस ने बिला इश्तियाल उनके ऊपर फायरिंग कर दी एक ऐसे जुलूस पे जिसमें कोई इश्तियाल नहीं था। वो अपनी डिमांड्स के ऊपर पूरा कर रहे थे। इससे पहले जो है वो वांगचुक के ऊपर ये भी इल्जाम लगा कि ये इनको तशबीह दे रहे हैं इन हालात को। नेपाल के अंदर जो जेन जी का तूफान आया उससे जो है वो तशबीह दे रहे हैं, अरब स्प्रिंग से जो है वो तशबीह दे रहे हैं। यही वो चार्जेस हैं जो उनके ऊपर इस टाइम पे लगाए गए हैं। लेकिन इस सब के बाद जब इंडिया जो चाइना और इंडिया की जंग हुई तो उसके बाद जो ट्रुप्स की मूवमेंट थी इंडियन, वो बेतहाशा जो है वो वहां शुरू कर दी गई। इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे वो सल्ब कर लिए गए। और जो है वो बीजेपी ने जिस तरीके से धौंस और धांधली और धमकी की जो एक रविश कायम की है वो लद्दाख के अंदर भी उसने कायम रखी। नतीजा ये हुआ कि नौजवान नस्ल वहां खड़ी हो गई है और आज जो है वो उनकी तारीख के अंदर, लद्दाख की तारीख में जो पुरअमन लोग हैं उनकी तारीख में ये सबसे ज्यादा खूनी जो था ये एक इस टाइम पे हंगामा आराई हुई, जिसके अंदर पुलिस के तकरीबन जो है वो 30 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं और फौज को जो है बुला लिया गया है। आपको क्या लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो मूवमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस कदर पुरतशद्दुद हो चुकी है और जिस कदर ये बढ़ रही है, ये सक्सेसफुली इसको कंट्रोल कर लें कि बीजेपी गवर्नमेंट, या हम इसको फैलते हुए देखेंगे? देखें, ये तो मामला फैल जाएगा क्योंकि पहले ही आपको मालूम है कि कश्मीर जो है वो उनके हाथ से निकला पड़ा हुआ है। 9 लाख फौज की मौजूदगी में भी आपके सामने है सूरत हाल। अभी ये जो एक नया फ्रंट है जो कि चाइना के हवाले से उन्होंने किया, और सबको पता है कि चीन के हवाले से इंडिया के क्या अज़ाइम है, वो जारहाना है, तौसी पसंदाना है, और साथ ही साथ जो है वो अमेरिका की ईमा के ऊपर चाइना को न्यूट्रलाइज करने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए जो लद्दाख के लोग हैं ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और जाहिर है इनके अंदर एक बड़ा गयूर लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं। लेकिन जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे, जब वहां नौजवान नस्ल को जॉब नहीं देंगे, बुनियादी हकूक जो है उनसे छीन लिए जाएंगे, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो है वो बिल्कुल फारिग कर दिया जाएगा, तो फिर जाहिर है तंग आमद बजंग आमद होगा। और मुझे ये लग रहा है कि ये लोग जो है ये आगे फैल जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि भारत के अंदर जो किसी की पोजीशंस पे लोग मौजूद हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो गैर मुमालिक के अंदर भी जो समझे जाते हैं, वो अभी लद्दाख के लोगों का एक बहुत असर रसूख है वहां। और ये जो लोग जिन्होंने ये मैंने मूवमेंट शुरू की है, अब ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, इनको बताया जा रहा था, ये कह रहे थे कि जनाब आप हमारी करके मुतालबात पूरे करें, हमें आईनी हकूक दें जो कि आपने तस्लीम किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप हमें ऑटोनोमस रीजन के तौर पर जो है वो ट्रीट करेंगे। लेकिन आपने 2019 में कश्मीर के जब हकूक सल्ब किए, आपने लद्दाख के भी हकूक सल्ब कर लिए। हमें आईनी हकूक दें, हमें अपने लोगों को इलेक्ट करने का जो है मौका दें। यानी कि आप अंदाजा करें कि बेशरम नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो कहती तो ये है, दावेदार है कि मैं जमहूरियत की चैंपियन हूं, और वो लोगों को वहां जो है वो वोट के जरिए अपने नुमाइंदगान को इलेक्ट करने से जो है वो कासिर हैं। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, ये कोई आम लोग नहीं है। इसलिए मेरे आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि इस सवाल को भी जरा एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूएनजीए का जो सेशन है उसमें कश्मीर के हवाले से भी बातचीत होगी, डिस्प्यूटेड है इसके हवाले से। तो इसी साल में जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ट्रम्प साहब भी बात कर चुके हैं कि इस पे काफ़ी सालों से इनकी लड़ाई चल रही है और इस पे इंडिया बड़ा तिल मिलाया भी था। तो अब जो यूएनजीए का सेशन है और प्राइम मिनिस्टर की जो आज मुलाकात है, आप कुछ डेवलपमेंट देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से कोई मीडिएशन की ऑफर की जा सकती है अमेरिका की जानिब से, या यूएनजीए की जानिब से कोई इस हवाले से कोई बातचीत या इस पर कोई डेवलपमेंट हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के ज़ाहिर है भारत के जो पहले से ही काला मुंह है उस पर मजीद कालक पुती है इस वाक़े के बाद। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यानी कि यहाँ ये बात हो गई कि जनाब एक इलाका जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं
बल्कि जो है दीगर कम्युनिटीज वहां मौजूद हैं, उनके साथ अकलियतों के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो फिर आप जो है वो कहाँ खड़े हैं, नंबर 1। तो फिर दूसरी बात यह है कि जब तक के अमेरिका जो है वो जाहिर है चीन के मुकाबले में भारत को खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तब तक तो मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं नजर आती। लेकिन इससे ये जरूर है कि आलमी सतह के ऊपर एक ऐसे वक्त में जब UNGA के अंदर इजलास हो रहा है और आलमी सरबराहान मुमलिकत वहां तशरीफ फरमा है, 150 के करीब जो मंदूबीन जिनमें सरबराहान मुमलिकत, वज़राए आज़म और वज़राए खारजा मौजूद हैं, ऐसे में भारत के हवाले से ये खबर आना यकीनन जो है उसकी साख को बुरी तरीके से मुतासर करेंगी। और चाइना जाहिर है जो एक उभरती हुई ताकत है जिसने अपने आप को 3 सितंबर को सुपर पावर डिक्लेयर किया, वो इसको जरूर जो है सिफारती सतह के ऊपर उजागर करेगा, जिससे भारत को मजीद हजीमत और तकलीफ का जो है वो शिकार होना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपने बड़ा इस पे थॉरोली हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से, जिन्होंने ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में अहम तरामीम कर दी गई हैं, जिसके तहत अब भारी गाड़ियों की उम्र की हद मुकर्रर कर दी गई है। शहरों के अंदर 35 साल, शहरों के दरमियान 25 साल और सूबों के दरमियान 35 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक हर भारी गाड़ी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी हो गया है। कोई गाड़ी बगैर GPS, जदीद कैमरास और हिफाजती आलात के नहीं चलेगी। हादसात से बचाव के लिए अंडर रन प्रोटेक्शन गार्ड्स भी ज़रूरी करार दिए गए हैं। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा और इसकी खिलाफ वर्जी पर पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। हत्ता कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख भी की जा सकती है। नाजरीन, ये हकीकत है कि कराची समेत सूबे भर में ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह पुरानी और नाकिस हालत में चलने वाली भारी गाड़ियां हैं। नई तरमीम के बाद किसी भी भारी गाड़ी को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और हिफाजती आलात के सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो यकीनन हादसात में हम कमी भी देखेंगे, क्योंकि रवां साल अब तक अगर हम बात करें हादसात की तो सिर्फ कराची में 546 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग और 8000 से ज़ायद शहरी जख्मी हो चुके हैं। कवानीन का इतलाक लाजमी हो चुका है। अब ऐलान तो हो गया है, लेकिन इससे अब हम बड़ा इम्तिहान देख रहे हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन। सो ये गवर्नमेंट के लिए अब एक चैलेंज होगा, टेस्ट केस होगा कि वो इन जो कवानीन हैं इन पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। इस खबर के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने तासुरात का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।